Hey, welcome back students. So, income deemed to accrue arise in India, इसके लिए आज का लेक्चर हमारा इस टॉपिक के लिए लास्ट लेक्चर है। इसमें जो बचे हुए प्रोविजंस हैं फ्रॉम सेक्शन 912 से लेकर के 918 तक के, ठीक है, ये सारे के सारे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं वन एंड वन। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सेक्शन और ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, डिफ़िकल्टी तो मैं नहीं ना बोलूँगी डेफिनेटली, लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग साथ साथ मुझे रिस्पॉन्ड करना क्योंकि बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती रहूँगी ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छी रहे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 912 की, तो ये बात करता है सैलरीज़ की, है ना। जो सैलरीज अर्न की है इंडिया में उसे डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। इसने बहुत सिंपल कह दिया कि सैलरीज जो भी क्या हुई हैं, अर्न हुई हैं कहाँ पे, इंडिया में, उसे हम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लेंगे। ठीक है, अब मुझे सिंपली बताओ कि अगर कोई सैलरी पेबल है क्योंकि आपने सर्विसेज रेंडर करी थी कहाँ पे, इंडिया में, तो क्या हम उसे अर्नड इन इंडिया मानेंगे या नहीं मानेंगे। मीन्स कि आपको कोई सैलरी सिर्फ इसलिए पे की गई है क्योंकि आपने सर्विसेज कहाँ दी हैं, इंडिया में रेंडर करी है। सो आपको जो ये सैलरी मिली है, क्या इसे अर्न इन इंडिया माना जाएगा? यस मैम, इसमें क्या कन्फ्यूजन है, बिल्कुल। सो ये यहाँ पे क्लैरिटी पॉइंट है जो कि लिख के बताया गया है, आप लोग इसे वैसे भी इंक्लूड कर ही लेंगे। ठीक है, सो इसे इंडिया में अर्न माना जाएगा, इधर कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट क्वेरी पे चलते हैं। मान लो आपको आपके रेस्ट पीरियड के लिए, ठीक है, या फिर आप कह लो लीव पीरियड, इसको ज़्यादा अच्छे से बच्चे समझ पाएंगे, है ना। आपने लीव्स ली थी, लीव पीरियड के लिए आपको कुछ पेमेंट मिल रही है। ठीक है, सो क्योंकि आपने सर्विसेज कहाँ रेंडर करी थी, इंडिया में, और इस इंडिया में सर्विस रेंडर करते दौरान आपने जो लीव्स ली थी उसके रिगार्डिंग आपको ये पेमेंट्स मिली हैं, क्या ये आपकी अर्नड इन इंडिया मानी जाएगी? यस, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यस? अभी मैं सामने से तो देख नहीं सकती हूँ, बट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक येस? द आंसर इज़ येस, बट आपके अगर येस और नो दोनों है यहाँ पे, एक आंसर नहीं है। येस तब माना जाएगा अगर आपका जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था ना, या फिर एम्प्लॉयमेंट का जो एग्रीमेंट था उसमें ये लिखी गई थी बात। अगर ये इसमें लिखा नहीं गया था तो फिर नहीं होगा, तो फिर ये सर्व जो अमाउंट है ये अर्न इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो इसे मानने का कंडीशन क्या है, अगर ये स्पेसिफिकली आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि आप वहाँ अगर कोई छुट्टी लेंगे तो उस छुट्टी के लिए आपको जो पैसा दिया जाएगा वो आपको, मतलब एम्प्लॉयर ने कहा कि आपको उसके लिए पैसा देंगे। अगर वहाँ नहीं लिखा गया बट आउट ऑफ कर्टसी आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करता है चल यार छुट्टी के भी पैसे दे देता हूँ, तो फिर वो नहीं, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये थी सैलरीज जब हम नॉर्मली बोलते हैं कि आपने भारत से अर्न की, अर्न इन इंडिया। नेक्स्ट है 913, ये भी कनेक्ट करता है सैलरीज के साथ और कहता है अगर सैलरीज पेबल है, अगर सैलरीज पेबल है किसके द्वारा, बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है, किस वजह से, क्योंकि आपने सर्विसेज रेंडर करी है कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया। आप भारत के बाहर काम कर रहे हो लेकिन आपको गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट सैलरी दे रही है। ठीक है, किसको दे रही है ये सैलरी, टू द सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो भारत का सिटीज़न है। कुछ ऐसी जॉब्स आपको याद आ रही हैं, हाँ, जो इंडिया के जैसे यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ऐसे ही फॉरेन में भी हम भेजते हैं ना, फॉरेन सर्विसेज के लिए जो सिलेक्ट होते हैं। सो वो लोग इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं लेकिन उनको सैलरी कौन पे कर रही होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही होती है। किस वजह से, कि वो जो सर्विसेज हैं वो कहाँ रेंडर कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया। और इंडिया के सिटीज़न है, बट किसके लिए,
गवर्नमेंट के लिए ना। तो इस इनकम को डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा कि नहीं, यहाँ कोई डिबेट हो सकती है? नहीं, ये डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया ही माना जाएगा, इसको डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अगर ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है तो अब मैम का क्वेश्चन आने वाला है, राइट। सो मुझे बताओ कि ये जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, इनको अगर वहाँ अलाउंस पे होता है या कोई परक्विजिट्स दी जाती हैं, है ना, हम लोग नॉर्मली इंडिया में जब भी कोई एम्प्लॉय होता है उसको देते हैं कि नहीं अलाउंसेस परक्विजिट्स, यस। अब ये जो इंडिया के बाहर काम कर रहा है, जो सर्विसेज आउटसाइड इंडिया रेंडर कर रहा है, इसको गवर्नमेंट अगर कोई अलाउंस या परक्विजिट देती है, और ये भी कहाँ दे रही है, आउटसाइड इंडिया, ऑफकोर्स वो वहीं तो बैठा है ना, आउटसाइड इंडिया दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, और ये इंडियन सिटीज़न है। क्यों? क्योंकि ये सर्विसेज बाहर रेंडर कर रहा है। क्या ये डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया माना जाएगा? क्या इसे डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया माना जाएगा? द आंसर इज येस, माना जाएगा। बट यहाँ है सेक्शन 10(7) जो कि इसे इनकम तो मान रहे हैं, बट ये इसे क्या दे रहा है, एग्जम्पशन। क्या दे रहा है, एग्जम्पशन। ये कह रहा है ये इनकम जो है ये डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा, लेकिन ये आपकी टैक्स नहीं होगी। किस लिए? सेक्शन 10(7) कह रहा है कि भाई हम इसे टैक्स नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो इसने बोला सेक्शन 10 ने कि ये टैक्स नहीं होगा, ये कौन से टैक्स रेजिम में बोला है इसने? जो हम तो शुरू से पढ़ रहे हैं, अब आप जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों को देख रहे हैं, बट हम तो इसे शुरू से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या ये कॉन्सेप्ट ओल्ड टैक्स रेजिम का है या ये कॉन्सेप्ट न्यू टैक्स रेजिम का है? ये टैक्स रेजिम कोई भी हो, दोनों के लिए है, ठीक है। टैक्स रेजिम मान लो एक छोटी सी घुंडी क्वेश्चन में डाल देता है, वो कहता है कि न्यू टैक्स रेजिम अप्लाई हो रहा है। सो एक बार के लिए थॉट प्रोसेस में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो टैक्स रेजिम यहाँ पे कौन सा है ना, इट डज़ नॉट मैटर, इट डज़ नॉट मैटर। 10(7) जो है इट इज़ अवेलेबल टू बोथ द टैक्स रेजिम्स, ठीक है, ये दोनों के लिए अवेलेबल है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? तो कोई भी सैलरी पेबल है, पहला सैलरी अगर अर्नड इन इंडिया है तो फिर उस केस में हमें क्या करना है, अगर सैलरी अर्नड इन इंडिया है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात है, तो फिर वो भारत में डीम टू एक्रूअराइज मान ली जाएगी। अब उसमें अगर छुट्टी के लिए आपको कुछ पैसा दिया है तो हमें देखना है कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कह रहा था कि इस बात को, अगर कह रहा था तो वो भी आपकी डीम टू एक्रूअराइज, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पे सैलरी पेबल की बात आती है, अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, क्योंकि आप कहाँ रेंडर कर रहे हो सर्विसेज, अब भारत में नहीं बाहर कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में अगर आप सिटीज़न हो इंडिया के और आपको गवर्नमेंट दे रही है तो ये डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया माना जाएगा, टैक्स होगा भारत में आपका, ठीक है। इस सिचुएशन में जो अलाउंसेस और परक्विजिट्स आपको पे किए जा रहे हैं वो भी टैक्स होने चाहिए भारत में, बट सेक्शन 10 जो है वो आपके रेस्क्यू के लिए आता है और वो इन सारे अलाउंसेस और परक्विजिट्स को यहाँ एग्जम्प्ट करा देता है आपके लिए, ठीक है। मतलब 10(7) ना हो तो मैम फिर ये भी टैक्स हो रहा है भाई। क्लियर टू एवरीवन? यस, दिस इज़ क्लियर। आई होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, बट यही कई बार MCQs में अच्छी खासी हमारी बैंड बजा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ 914, ठीक है, दिस इज़ रिलेटेड टू डिविडेंड। ये बहुत रेयरली ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमेशा एग्जामिनर किस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है, जिसमें जितना कन्फ्यूजन होगा ना उसी को पूछने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। डिविडेंड के केस में क्या है, अगर कोई इंडियन कंपनी है ना, वो क्या कर रही है, पे कर रही है कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर को क्या, डिविडेंड, तो क्या वो भारत में टैक्स होगा? ऑफ कोर्स यहाँ मुझे कोई भी टेंशन है ही नहीं ना, वो हर हालत में भारत में डीम टू एक्रूअराइज माना जाएगा और टैक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी कौन सी है, इंडियन कंपनी है, ठीक है। जो बाहर नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर था उसने क्योंकि इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर होल्डर है, इस वजह से उसको डिविडेंड पे हो रहा है, तो ये हर हालत में उसका भारत में टैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहे हम एक और डिबेटेबल पॉइंट, दैट इज़ इंटरेस्ट। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है। 915, देखो इंटरेस्ट की जो इनकम हो रही होगी ना एक नॉन रेजिडेंट की, वो किस सिचुएशन में हम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लेंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्ट इस आदमी को, इस नॉन रेजिडेंट को 3 जगह से आ सकता है। कैसे? गवर्नमेंट पे कर सकती है
है ना। कोई पर्सन जो भारत में रेजिडेंट है वो पे कर सकता है, या फिर कोई नॉन रेजिडेंट पे कर सकता है नॉन रेजिडेंट को। एक नॉन रेजिडेंट ही नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब समझो कि यहाँ डिस्कशन क्यों होगा। अगर गवर्नमेंट पे कर रही, गवर्नमेंट भी कौन सी, इंडियन गवर्नमेंट अगर पे कर रही है इंटरेस्ट, तो क्या हमें कोई डाउट होना चाहिए? नहीं। ये हर हालत में भारत में क्या हो जाएगा, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया और टैक्स हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है रेजिडेंट। अगर भारत का रेजिडेंट है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया अगर भारत का रेजिडेंट है, तो भी हमको नहीं सोचना है, ये हर हालत में टैक्स हो जाएगा, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। बस यहाँ पे एक्सेप्शन होगी। एक्सेप्शन क्या होगी, अगर ये जो इंटरेस्ट ये पे कर रहा है ना, इस रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है, नॉन रेजिडेंट को जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये जो रेजिडेंट है ये इस इंटरेस्ट को जो पे कर रहा है ना, बेसिकली इसने ये जो अमाउंट बोरो किया था, ये जो पैसा इसने लिया था, डेट लिया था, ये जो डेट था ना, इसने यूज़ किया है बिजनेस और प्रोफेशन में, जो कि कहाँ है, आउटसाइड इंडिया। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये बंदा ही है जो भारत का रेजिडेंट है। जिस बिजनेस प्रोफेशन के लिए इसने ये पैसा लिया, कर्जा लिया, ये भारत से बाहर है। ठीक है। और वो भारत से बाहर वाला जो बिजनेस है, उस पे यूज़ होने वाले पैसे पे इंटरेस्ट पे कर रहा है नॉन रेजिडेंट का। तो कायदे से देखा तो इसमें इंडिया का क्या रोल है ना, इसीलिए हम इसे एक्सेप्शन पढ़ते हैं। तो ये जो इनकम होगी नॉन रेजिडेंट की, ये भारत में डीम टू एक्रू अराइज नहीं मानी जाएगी। ठीक है। ऐसे ही सेम सिचुएशन में ये बिजनेस और प्रोफेशन ना हो करके किसी भी तरीके का कोई भी सोर्स हो, है ना, जिससे ये पैसा बनाएगा, ये जो सोर्स है ये कहाँ है, आउटसाइड इंडिया। सो एक रेजिडेंट अगर आउटसाइड इंडिया, ये कीवर्ड याद रखो, एक रेजिडेंट अगर आउटसाइड इंडिया का बिजनेस या प्रोफेशन है या सोर्स है, उसमें पैसा लगाता है और उसके लिए वो उधारी ले रहा है, तो उस पैसे पे दिया हुआ इंटरेस्ट नॉन रेजिडेंट को भारत में डीम टू एक्रू अराइज नहीं माना जाएगा। ठीक है। बाकी सब केसेस में वो भारत में डीम टू एक्रू अराइज माना जाएगा इफ़ दैट इंटरेस्ट इज पेड बाय रेजिडेंट। ठीक है। अब नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट की कहानी सुनो। एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट दे रहा है, मुझे क्या इंटरेस्ट है उसके अंदर, मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट कब होगा, अगर वो नॉन रेजिडेंट वो जो डेट या वो जो अमाउंट या वो जो लोन है वो ले करके क्या करता है, बिजनेस और प्रोफेशन जो कहाँ है, इंडिया में, उसके अंदर लगा रहा है ना। सो इसका मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली उस बिजनेस एंड प्रोफेशन पे एक्सपेंड किया गया है, जो उधारी है, जो कहाँ थी, भारत में। तो डेफिनेटली चाहे अब नॉन रेजिडेंट को दे रहा है, बट ये इंटरेस्ट भारत में इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट है नहीं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन में ये कहता है कि ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा मैं, साथ में किस चीज़ की बात भी हो जाएगी यहाँ पे, अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन की बात करूँ, कोई सोर्स ऑफ इनकम है, वो कहाँ है, भारत में, सेम लाइक जैसे हमने यहाँ बात की थी। तो इस सिचुएशन में भी यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट पे करेगा एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को, वो भारत में डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान के टैक्स किया जाएगा। ठीक है। देख रहे हो, भारत से आप जुड़ के कुछ भी काम कर लो, हम उसे हर हालत में भारत में टैक्स करेंगे। अगर ये सिचुएशन सबको क्लियर है, सो आई हैव अ क्वेरी। आप लोगों की कोई क्वेरी नहीं आती है ना, आप लोगों की कोई क्वेरी नहीं होती, आप लोग सब कुछ एक ही बार में समझ जाते हो। मुझे बड़ी क्वेरीज रहती है, पता है, मैं जब स्टूडेंट थी तो भी मैं टीचर के नाक में दम करके रखती थी। ठीक है। सो अब यहाँ एक सिंपल सी क्वेरी है, और क्वेरी मुझे लगता है मोस्ट ऑफ यू विल आंसर, जिन्होंने ध्यान से सुना हो। मिस्टर ए है, वो नॉन रेजिडेंट हैं। ठीक है। उन्होंने मनी बोरो किया है फ्रॉम मिस्टर बी, ये भी कौन है, नॉन रेजिडेंट है, राइट। अब ये पैसा लेके ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, कहाँ पे, शेयर्स इन इंडियन कंपनी। कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स इन इंडियन कंपनी। अब जो इंटरेस्ट ए से बी को जाएगा, वेदर वो एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। एक मन तो है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूँ कि आप लोग आंसर करना, बट फॉलोइंग द पास्ट रिकॉर्ड जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक दिए हैं, कोई स्टूडेंट नहीं आकर के आंसर कर रहा है। मतलब मैं ये मान के चलूँ कि आप लोगों को आंसर नहीं आए हैं, या आप लोगों को वो इतने ईजी लगे, यू डोंट फील लाइक आंसरिंग टू इट। सो आई डोंट नो, तो इसको मैं यहाँ आंसर करके छोड़ूंगी। ठीक है। सो ए जो है वो यहाँ पे बोरो कर रहे हैं मनी। ठीक है। ए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बोरो कर रहे हैं मनी।
किससे? मिस्टर बी से, वो भी नॉन रेजिडेंट है, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट से, लेकिन उस पैसे को वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? शेयर्स में, वो भारत की कंपनी में। अब इसमें जो इस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, क्या वो इंटरेस्ट डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा? यस, द आंसर इज नो। कितने लोगों ने यस कहा था? काफ़ी लोगों ने कहा होगा, मानेंगे तो नहीं आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पे नो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियरली क्या पढ़ा है हमने, यहाँ पे क्या पढ़ा है, यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है? बिजनेस और प्रोफेशन की बात हो रही है, या फिर सोर्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बात शेयर इन्वेस्टमेंट की नहीं हो रही, ठीक है। सो ये जो इन्वेस्टमेंट वाली सिचुएशन है, इसके जो इसके लिए जो इंटरेस्ट वो पे कर रहा है, दैट इज़ नॉट डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। ये क्लियर है? अब यहाँ छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए, जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जब हम यहाँ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? इंटरेस्ट का मतलब जो आप नॉर्मली इंटरेस्ट समझते हो ना, वो तो है ही, बट इसमें इंक्लूड करेंगे क्या? सर्विस फ़ी। जब भी आप किसी से लोन वगैरह कुछ करा रहे हो, तो जो भी सर्विस फ़ी पे करते हो, या उस टाइम पे जो भी अदर चार्जेस आपने पे किए हैं, वो भी इस इंटरेस्ट में इंक्लूड माने जाएंगे, ठीक है। इस मनी बोरोड से रिलेटेड ये इस तरीके के जो भी चार्जेस आप पे कर रहे हो, दिस इज़ पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट पेबल की टैक्सेबिलिटी क्या होगी? ये एक सिनेरियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, इस पर कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बना करके इन्होंने दिया है, ठीक है, और इसकी क्लैरिफिकेशन भी आई है बाद में। अगर कोई पी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट किसी नॉन रेजिडेंट का, ठीक है, जो कि किस में इंगेज्ड है? इन अ बैंकिंग एक्टिविटी, बैंकिंग बिजनेस में इंगेज्ड है, सॉरी, ठीक है, इंगेज है कहाँ? बैंकिंग बिजनेस में, ठीक है। सो यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर ये पी अपने हेड ऑफिस को क्या दे रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो क्या ये हमें डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा? यस और नो? यहाँ पे पी जो है वो किसी नॉन रेजिडेंट की पी है, वो अपने हेड ऑफिस को अगर इंटरेस्ट पे करती है, तो क्या इस सिनेरियो के अंदर हम यहाँ पे इस इंटरेस्ट को डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा? कॉन्सेप्ट समझ गए हो आप? यहाँ पे क्वेरी की वजह क्या है? क्वेरी की वजह है कि ये इसी का पी है, तो ये जो इन्होंने आपस में ट्रांजेक्शन की है, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन आता है, ठीक है, ताकि आप लोगों के दिमाग पे ज़्यादा बोझ ना डालना पड़े, ठीक है, ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस ना लो। तो यहाँ एक एक्सप्लेनेशन है इंसर्ट की गई है, और वो क्लैरिफाई करती है कि इसे डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा। ये इन यहाँ पे इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा इस पे, और जो भी पी की इनकम एट्रीब्यूटेबल आई थी ना, जब हम निकालते हैं, उसके साथ इस इनकम को भी हम जोड़ेंगे। तो क्योंकि ये टैक्सेबल हो गई, तो इसके ऊपर क्या रेलेवेंट जो भी टीडीएस के प्रोविजंस वो भी अप्लाई होंगे। यस, यहाँ टीडीएस भी काटना पड़ेगा पी को, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो भी इंटरेस्ट जो उसने देना था, वो सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा उसके पीएनएल से, ठीक है। और साथ में अगर कोई पेनल्टीज़ और इंटरेस्ट भी अट्रैक्ट होते हैं, तो वो सारे प्रोविजनल्स भी जो हैं वो अप्लाई कर जाएंगे, ठीक है। इस सारे को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी आया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इसी पॉइंट को बना करके उन्होंने एमसीक्यू में डाला है, ठीक है। तो ये अच्छा खासा वेटेज रखता है। दिस इज़ दी ओनली कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। सो पी के केस में अगर ऐसा होगा, वो कोई भी नॉन रेजिडेंट की पी है, अगर वो अपने हेड ऑफिस को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो वो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम दूसरी महाभारत पे, जो अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रॉयल्टी। दैट इज रॉयल्टी, सेक्शन 916। रॉयल्टी का यहाँ मतलब क्या होगा? तो अब ना इंटरेस्ट में जो फॉर्मेट हम यूज़ कर रहे थे ना, हम उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे,
ठीक है, क्या क्या था, गवर्नमेंट, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो रॉयल्टी के केस में भी हमें ये देखना है, अगर गवर्नमेंट रॉयल्टी पे कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, तो फिर हमको कुछ नहीं सोचना, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। लेकिन यही पेमेंट जो है वो रेजिडेंट कर रहा है, तो भी हम लोगों ने हर हालत में से क्या मान लेना है, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। बट हेयर इज एक्सेप्शन। ठीक है, और एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि ये जो रॉयल्टी है अगर ये पे की गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस एंड प्रोफेशन जो कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, या फिर अदर सोर्स जो कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, तो फिर ये रेजिडेंट भी पे कर रहा हो तो भी इसे डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। और अगर यहाँ पे एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी पे कर रहा है, लेकिन ये दे रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन जो कहाँ है, इंडिया में, है ना, हम पहले की बिल्कुल इसकी ठीक उल्टी बात कर रहे हैं, है ना, या फिर कोई भी अदर सोर्स है वो कहाँ है, इंडिया में। सो इस सिचुएशन के अंदर ये वाले केस में इसे डीम्ड कर लिया जाएगा। इस एक्सेप्शन वाले केस में, इस एक्सेप्शन वाले केस के अंदर, अभी देखो मेरी ब्लैक इंक यूज़ होने वाली थी, इस एक्सेप्शन के अंदर इसे यहाँ पे डीम्ड नहीं किया जाएगा, है ना, इसे नहीं माना जाएगा इनकम। और यहाँ पे जब हम बात करें नॉन रेजिडेंट, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन या अदर सोर्स अगर भारत में है तो इसे सिर्फ इस ही सिचुएशन में यहाँ पे इसे टैक्स किया जाएगा, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है अबाउट दी लमसम पेमेंट्स। ठीक है, रॉयल्टी के केस में क्या लमसम पेमेंट्स हो सकती हैं, यस। अगर मान लो कोई लमसम पेमेंट हुआ है रॉयल्टी का किसी रेजिडेंट ने, क्योंकि ऑल या एनी राइट ट्रांसफ़र हुए किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सप्लाई किया है किसी नॉन रेजिडेंट मैन्युफैक्चरर ने, इवन उसके साथ हार्डवेयर भी दे दिया उसने, लेकिन वो अंडर अ स्कीम अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है, ये वर्ड लिखा हुआ देख लेना। ठीक है, जहाँ पे भी ये वर्ड दिख जाए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, सो इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर भी आ रहा है, अगर कोई दिक्कत नहीं है ना, ये दोनों इंक्लूड करेगा। ठीक है, लेकिन किसमें, गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम में, तो इस केस में ये जो लमसम अमाउंट होगा ना, ये एक्सेप्शन है, इसे हम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद टीडीएस के प्रोविजंस कौन कौन से हैं जो यहाँ लगेंगे, दो टीडीएस के प्रोविजन है 194J एंड 195। ठीक है, इसको आपको याद रखना है रॉयल्टी के केस में, डीम टू एक्रू अराइज जहाँ पे भी मान लिया जाएगा वहाँ पे ये टीडीएस डिडक्ट होगा, जबकि 194J वाली सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना कुछ सॉफ्टवेयर पेमेंट्स हैं जिनको एग्जम्पशन दी हुई है, हम लोगों को उसको बस ध्यान रखना है कि वो होंगी तो फिर हम वहाँ एग्जाम्पशन को कैरी करेंगे। बाकी हर सिचुएशन में जहाँ डीम टू एक्रू अराइज मान लिया वहाँ 194J 195 टीडीएस डिडक्ट होगा। अब ये कौन सी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट की हैं सॉफ्टवेयर पेमेंट्स, तो ज़्यादा आप लोगों को इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं हैं। पहली सिचुएशन जहाँ पे जो सॉफ्टवेयर था ना वो उसी सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है जो ऑलरेडी पहले कभी ऑर्डर दे रखा था विदाउट मॉडिफिकेशन, अगर आप उसे एक्वायर कर रहे हो सब्सिक्वेंटली। ठीक है, तो उस सिचुएशन में फिर यहाँ पे आपको जो TDS 194J है इसके प्रोविज़न को फॉलो करने की ज़रूरत है। या फिर मान लो TDS पहले ही कट चुका है, मतलब अब ना आपको पता है सॉफ्टवेयर्स के केस में क्या होता है, ज़रूरी नहीं ना एक ही बार सारा सॉफ्टवेयर आपको मिल जाए, या उसके कितने सारे पार्ट्स होते हैं, कुछ मिल गया कुछ नहीं, तो मान लो 194J में पहले ही डिडक्ट हो गया तो अब नहीं, तो मैम ये तो कोई एग्जाम्पशन वाली सिचुएशन नहीं लगती, ये तो सिर्फ क्लैरिफिकेशन। हाँ, इसको पता नहीं क्यों लिखा गया है बुक्स में कि एग्जाम्पशन है, बट ये क्लैरिटी ही दिखती है कि ऑलरेडी अगर 194J कट चुका है फुल पेमेंट पे, तो फिर अब दोबारा जो इंस्टॉलमेंट जा रही है उसमें क्यों काटेगा भाई, नहीं काटेगा ना। ठीक है, और कोई सॉफ्टवेयर अगर लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली आपको रिसीव हो रहा है, उसे पहले रिसीव हो जाना चाहिए था, बट जो भी बातचीत हुई थी आपको बाद में रिसीव हो रहा है, तो उसमें 194J क्यों आएगा, पेमेंट्स तो पहले हो गई ना जो भी होनी थी। या फिर अगर ट्रांसफरी जो है वो डिक्लेरेशन किसी तरह अरेंज कर लेता है जिस विद TDS की विद पैन कि भाई ऑलरेडी कटा चुका है तो अब दोबारा काटने की ज़रूरत नहीं, तो उस सिचुएशन में भी हम 194J में TDS नहीं काटेंगे। अब इसका रेलेवेंस क्या है मैम, ये तो सिर्फ क्लैरिटी थी, इसका रेलेवेंस ये है कि जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, अगर ये कहीं पे भी क्वेश्चन में लिख करके वो आपसे पूछता है और स्पेसिफिकली पूछ लेता है कि नाउ ये जो रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब वो बोलता है कि 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, इसमें से 30,000 हो गए थे और उसने कहा 194J का TDS कट चुका,
ठीक है। अब आपको वो बैलेंस 20,000 दे रहा है, तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि 194J मतलब उसने पूरी पेमेंट पे ही काट दिया होगा, यही आपको प्रिज्यूम करना है। तो ये 20,000 पे दोबारा से नहीं काटेगा, सिर्फ ये माइन्यूट क्लैरिटी के लिए इसने यहाँ पे से लिखा है, इस पॉइंट को लिखा है, ठीक है। एंड आई होप आप लोग तो इससे सुपर इंटेलिजेंट हो, आप लोगों को ये चीज़ अपने आप से ही पता है, क्लैरिटी देने की खास ज़रूरत थी नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 917, ठीक है। 917 ये है फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ना। रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विसेज, इंटरेस्ट, ये हमेशा ही इंस्टीट्यूट का फेवरेट रहा है, ये नहीं तो वो, और ये खास करके एमसीक्यूज़ में ही ज़्यादातर दिया जाता है। इस सिचुएशन में भी 3 सिचुएशंस हैं हमारे पास। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पे कर रही है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो फिर वो हर हालत में डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। अगर रेजिडेंट पे कर रहा है तो भी मान लिया जाएगा, बट फिर 2 एक्सेप्शंस है। अब तो ये आपको भी रट जानी चाहिए। अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया है, उसके लिए आप टेक्निकल सर्विसेज पे कर रहे हो, तो फिर वो भारत में डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। और अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम है जो अगेन कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, तो फिर उस केस में भी इसे हम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। अब थर्ड सिचुएशन, नॉन रेजिडेंट। एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज दे रहा है। भारत में किस सिनेरियो में टैक्स हो सकता है? अगर ये किसी बिजनेस और प्रोफेशन जो इंडिया में है उसके लिए यूज़ हुआ है, या फिर कोई सोर्स के लिए यूज़ हुआ है जो कहाँ है, इंडिया में, तो फिर ये जो पेमेंट होगी फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये भारत में टैक्स होगी, ठीक है। यहाँ पे जब हम फ़ी की बात करते हैं ना, तो ये इंक्लूड करता है, क्योंकि इसका नेचर ऐसा है, इट इंक्लूड्स लम सम पेमेंट्स, ये आपको याद रखना है। सो ऐसे देख के घबरा मत जाना, रे लमसम पेमेंट्स हैं तो मतलब पता नहीं ये इनकम की तरह देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कहीं ये कैपिटल गेन या रिसीट्स वाले एंगल पे तो नहीं चला जाएगा, नहीं। फी हेयर इंक्लूड्स लमसम पेमेंट्स, ठीक है। अब कंसिडरेशन जो है वो अगर रिसीव हो रही है, अब हम यहाँ कैसे समझेंगे कि टेक्निकल सर्विसेज है? तो टेक्निकल सर्विसेज का सिंपल सा मतलब आपने क्या समझना है, इन वर्ड्स को याद रखना मेरे। अगर कोई भी कंसीडरेशन रिसीव हो रही है, किस लिए? कोई मैनेजरियल वर्क था, कोई टेक्निकल वर्क था, कोई कंसल्टेंसी थी, ठीक है। इवन इंक्लूड करेगा अगर सर्विसेज ऑफ टेक्निकल या अदर पर्सनल सर्विसेज दी, ठीक है। सो ये सब चीज़ों की अगर आपको नाम दिखाई दे, वैसे तो ज़्यादातर हमेशा क्वेश्चन में लिख के आता है फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, बट मान लो वो ये भी चाहता है कि आपको देखे कि आपको पता है टेक्निकल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, वो लिखता है मैनेजरियल सर्विसेज दी, टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विस दी, या किसी भी तरीके की सर्विसेज दी, प्रोवाइड किया सर्विसेज जो टेक्निकल नेचर की थी या अदर पर्सनल नेचर की थी। तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, दिस मीन्स कि वो किसकी बात कर रहा है, फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है। लेकिन अगर वो कह दे आप लोगों को कि ये जो फ़ी पे की गई है ये कंस्ट्रक्शन के लिए पे की गई, या वो कहे कि ये जो पे किया गया ये असेंबली के लिए पे किया गया, कोई असेंबली की है किसी ने, या फिर ये माइनिंग के लिए पे किया गया है, ठीक है, या फिर इसी तरीके कुछ लाइक प्रोजेक्ट्स जो हैं उसकी वजह से ये पे किया गया है, तो इस सिचुएशन में, मैं इसे रेड कलर से कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, इस सिचुएशन में ये फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज नहीं कहलाएगा, ठीक है। इस सिचुएशन में ये फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज नहीं कहलाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है किन किन सिचुएशंस में है, और लाइक इन्हीं जैसे मिलते जुलते नाम, और यही सिचुएशंस इन जैसे मिलते जुलते नाम कि इनसे ये मैच नहीं करेगा। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट वन, 918। हमारा सबसे ज़्यादा टाइम जो था 911 में लगा है ना, उसमें हम लोगों को ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स लग गए, फर्स्ट 2 लेक्चर्स, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बट एग्जामिनेशन में भी। उसके बाद अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ से ज़्यादातर इंटरेस्ट, ठीक है, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, यही पॉइंट्स निकल के आते हैं, हर क्वेश्चन में यही दिखते हैं। अभी जो 918 है ना, ये मैंने तो कभी भी एग्जामिनेशन में देखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो आप यहीं क्विट कर देंगे, इसको याद रखना, हो सकता है यू आर द लकी वन जिसके बारे में ये पूछ लिया जाए ठीक है। सो दिस सेक्शन टॉक अबाउट सम ऑफ मनी, यहाँ पे ना ये याद रखो बस, सम ऑफ मनी, इट इज़ टॉकिंग अबाउट मनी, ठीक है। सो कोई भी सम ऑफ मनी अगर पे किया जा रहा है, किसको, किसी नॉन कॉरपोरेट नॉन रेजिडेंट को, किसी फॉरेन कंपनी को,
या किसी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, मीन्स ये सारे कौन हो गए, सब बाहर से रिलेट कर रहे हैं। नॉट ऑर्डिनरी के केस में भी हम लोग डीम टू या रिसीव्ड या एक्रूअराइज सिर्फ इसी को टैक्स करते हैं ना, या फिर और भी काफ़ी सारी इनकम्स होती हैं। सो यहाँ पे ये आदमी भी क्रिटिकल है, ठीक है, फॉरेन कंपनी भी क्रिटिकल है। ये अगर इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी को सम ऑफ मनी पे कर रहे हो, ठीक है, और वो सम ऑफ मनी जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल एसेट नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट सम ऑफ मनी। सो अगर ये पे कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, कैसे पे कर रहे हो, विदाउट कंसिडरेशन, सिर्फ यही पॉइंट नहीं, और ये एग्रीगेट में ये अमाउंट जो है ये ज़्यादा है 50,000 से, मीन्स किसकी बात कर रहा है, साल की। अगर साल के एग्रीगेट में आपने 50,000 रुपये से ज़्यादा पे किया है विदाउट कंसिडरेशन टू एनी ऑफ दीज 3 बॉडीज़ या इन सबको मिला के, तो फिर इस सिचुएशन में हम इसे डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लेंगे। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि टू दिस एक्सटेंट, टू 50,000, ठीक है, इस अमाउंट तक हम इसे नहीं मानेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने ये डीम सारा का सारा जो है पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप आप लोगों को ये डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, कोई डाउट नहीं हो। और ये जो सेक्शन है ना पूरे के पूरे जो मैंने ये पूरे अभी तक कराए हैं, ये ना एवरग्रीन है। इसमें अमेंडमेंट जो है बहुत सब्जेक्टिव है, आप अगर इनको कभी भी पढ़ेंगे ना, इवन फॉर मे 2026, तो भी ये रेलेवेंट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं उसको तो हमेशा ही पढ़ाते हैं, बट ये पूरा डिटेल्ड जो फॉर्मेटिंग है ये सेम है अनटिल जब तक हम की इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात नहीं करते, है ना, ठीक है, तो तब तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो सुनते रहिए और कोशिश करिए कि मुझे जवाब भी दिया करें। थैंक यू।